दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सबका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है सिवाय मेरे। अरे भाई, मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? ऐसा ना करो यार, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। दोस्तों, करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है नादानिया। इसमें हीरो है सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम खान और हीरोइन है श्रीदेवी जी की छोटी बेटी खुशी कपूर। आप सभी जानते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक हूं। मैं छोटी मोटी फिल्में तो देखता नहीं हूं, ना मैं OTT फिल्में देखता हूं, ना ही मैं वेब सीरीज देखता हूं। तो जाहिर सी बात है मैंने ये फिल्म भी नहीं देखी, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखा है और जो उन लोगों के रिव्यूज हैं वो अच्छे रिव्यूज हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि भाई वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इन सभी क्रिटिक्स के रिव्यू में एक कॉमन बात है। इन सब ने ही ये कहा है कि इब्राहिम अली खान में दम है, इब्राहिम अली खान आने वाले वक्त में बड़ा स्टार बन सकता है। इस फिल्म का रिव्यू करने वाले कई एक क्रिटिक्स ने कहा है कि इब्राहिम ने एक्टिंग भी अच्छी की है, इब्राहिम दिखता भी अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छी है और यही वजह है कि ये लड़का फिल्मों में चलेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं OTT फिल्में नहीं देखता, तो जाहिर सी बात है मैंने ये फिल्म नहीं देखी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई जो ये क्रिटिक्स कह रहे हैं वो सच है, इन्होंने सही रिव्यू दिया है, तो फिर आपको भी ये फिल्म देखनी चाहिए। ट्राई कर लीजिए। PVR और आइनॉक्स दोनों अब एक ही हो गए हैं। ये दोनों मिलकर के आमिर खान के 60 साल की जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जल्दी ही आमिर खान का जन्मदिन आने वाला है। इस जन्मदिन पर आमिर खान 60 साल का बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन कमाल यह है कि 60 साल की उम्र के बाद भी आमिर खान यंग लौंडे का रोल करता रहेगा, जिस तरह से बाकी के सभी एक्टर कर रहे हैं। अकेला आमिर खान नहीं कर रहा है, क्योंकि भला हो VFX कंपनीज का, आज की तारीख में 125 साल का बुढ़ा भी 15-20 साल का लौंडा दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बुढ़ो 30-40 साल के लौंडे का रोल कर सकता है जो सही से चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, तो फिर आमिर खान तो वाकई फिट है। आमिर खान तो वैसे ही 60 साल का नहीं लगता, तो जाहिर सी बात है फिर आमिर खान भी 30-40 साल के लौंडे का रोल क्यों नहीं करेगा। PVR और आइनॉक्स में कमिंग फ्राइडे से आमिर खान की फिल्मों को दिखाया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आमिर खान की ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत ही कमाल की फिल्में हैं। आमिर खान ने अपने कैरियर में 55 फिल्म्स की है और 20 फिल्में हिट हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आमिर खान का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉलीवुड में 100 में से सिर्फ 5 फिल्में हिट होती है। तो इस तरह से आमिर खान की 55 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में हिट होनी चाहिए थी, लेकिन आमिर खान की तकरीबन 20 हिट फिल्में हैं। इन फिल्मों में से बहुत सारी फिल्में मेरी भी फेवरेट हैं, जैसे कि कयामत से कयामत तक, सरफरोश, दंगल, PK, धूम 3, गजनी, दिल चाहता है, गुलाम, जो जीता वही सिकंदर, राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, दिल है के मानता नहीं दिल वगैरह। आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती भी बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन मुझे वो फिल्म इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक के पास चॉइस होगी कि वो 14 मार्च से आमिर खान की बढ़िया से बढ़िया फिल्म थिएटर में देख सकते हैं। मेरी तरफ से आमिर भाई को 60 साल का बुढ़ा होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके पास आगे 5 साल बचे हैं। 65 के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस करने से मना कर देती है। 65 के बाद अगर कोई भी जिंदा है तो वो ओवर टाइम पर चल रहा है, वो ओवर टाइम कभी भी खत्म हो सकता है। यानी कि आमिर खान के पास जो रियल जिंदगी है वो 5 साल बची है प्लस ओवर टाइम। वो ओवर टाइम कितना चलेगा ये ऊपर वाला जानता है। फिल्म छावा हिट हो चुकी है, चारों तरफ छावा का हंगामा है और रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इस फिल्म के साथ जुड़ती जा रही है। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण ने यह ऑफिशियली कह दिया है कि इस फिल्म की कहानी सच्ची कहानी नहीं है, ये एक फिक्शन कहानी है। तो कोई भी फिल्म को देखने के बाद ऐसा ना सोचे कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो रियल है, वैसा ही हुआ था। लेकिन पब्लिक को कौन समझाएगा? जो पब्लिक इस फिल्म को देख रही है उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी फिल्म में दिखाया गया है वो सच है। और ये फिल्म उस एरिया में भी दिखाई जा रही है थिएटर्स में जहां पर बुरहानपुर का किला है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुगलों ने मराठों का सारा माल लूट लिया था, सारा सोना लूट लिया था और उसको बुरहानपुर के किले में दफन कर दिया था। तो जो लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने गए थे उन्होंने ये देखकर उसको सच मान लिया। वो लोग शो खत्म होने के बाद सीधे बुरहानपुर किला में गए और वहां किले को खोदना शुरू कर दिया। पहले कुछ लोगों ने किला खोदना शुरू किया, फिर कुछ और लोग आ गए, फिर कुछ और लोग आ गए। कहने का मतलब यह है कि उस पूरे एरिया की पब्लिक बुरहानपुर के किले को खोदने लगी
और रात भर सारी पब्लिक बुरहानपुर किले को खोदती रही। पब्लिक ने सुबह तक उस किले को इतना खोद डाला वो किला ढह गया। बात ही खत्म। बताओ, अरे भाई, जो फिल्म में दिखाया गया है यार, उसका सच से क्या लेना देना है। बुरहानपुर के किले में सोना कहां से मिल जाएगा मेरे भाई। चलिए खैर, सोना तो किसी को नहीं मिला, लेकिन बुरहानपुर का किला ढह गया, ध्वस्त हो गया, बात खत्म हुई, बाय बाय टाटा। फाइनली अनुराग कश्यप ने भी बॉलीवुड को छोड़ दिया है। अनुराग ने ऑफिशियली कहा है कि बॉलीवुड बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बॉलीवुड बहुत ज्यादा घटिया जगह है, बॉलीवुड ऐसी जगह है जहां किसी का भी ध्यान काम में नहीं है, जहां कोई भी अच्छी फिल्म नहीं बनाना चाहता, जहां कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहता। अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम भी लिए हैं और कहा है कि इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, यही वजह है कि मैं मुंबई छोड़ रहा हूं। और अब अनुराग कश्यप बेंगलोर में रहने लगा है। अनुराग का कहना यह है कि अब मैं कभी भी मुंबई वापसी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा बेंगलोर में ही रहूंगा। अनुराग कश्यप ने ऑफिशियली कह दिया है कि फ्यूचर में मैं सिर्फ बेंगलोर में रहूंगा, साउथ फिल्मों में एक्टिंग करूंगा और साउथ फिल्में ही बनाऊंगा, हिंदी फिल्मों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो हनी सिंह कोई ना कोई घटिया गाना बनाता ही रहता है, अश्लील गाने बनाया करता है ये। अब इसका एक और अश्लील गाना आया है और उस गाने को देखकर एक हीरोइन भड़क उठी है। इस हीरोइन का नाम है नीतू चंद्रा और ये बिहार से है। नीतू चंद्रा का कहना है कि जो हनी सिंह का नया गाना आया है मनियाक, उसने उसमें भोजपुरी का इस्तेमाल किया है और ये गाना बहुत ज्यादा वल्गर है, बहुत ज्यादा घटिया है, ऐसा गाना रिलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैडम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रोकेगा कौन? इंडिया में आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा वल्गर कंटेंट रोक सके। किसी को टाइम नहीं है ये सब करने का। जो सरकार के मिनिस्टर है आज की तारीख में वो माल बनाने पर लगे हुए हैं, उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या वेब सीरीज बना रहा है, क्या सीरियल बना रहा है, क्या गाना रिलीज कर रहा है। आज की तारीख में बॉलीवुड में कम से कम 100 लड़के लड़कियां हैं जो एडल्ट फिल्मों में काम कर रहे हैं। अगर वो एडल्ट फिल्में बन रही है तो वो रिलीज भी हो रही है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। एकता कपूर जो सॉफ्ट पॉर्न बनाकर घर चलाया करती है, उसको सरकार ने पद्मश्री दिया है। सरकार ने कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप ऐसी एडल्ट फिल्में बना रही हो और पब्लिक को दिखा रही हो। बताइए, तो फिर कौन रोकेगा हिंदुस्तान में ऐसे कंटेंट को? मैडम जी, अमीषा पटेल ने अपने नए इंटरव्यू में एक नया खुलासा किया है। ये लड़की हर 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई खुलासा करती रहती है, क्योंकि बेचारी का पैकअप हो गया है बॉलीवुड से। बॉलीवुड से इस बेचारी का कोई लेना देना है नहीं है, तो जाहिर सी बात है न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले इस लड़की ने दुनिया को बताया था कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत ही यंग है, बहुत ही अमीर है। वो बॉयफ्रेंड गायब हो गया है। अब अमीषा पटेल ने कहा है कि संजय दत्त मुझे अपनी फैमिली मानता है, संजय दत्त मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। संजय दत्त ने मुझे कहा है कि बेटा तेरे लिए लड़का मैं ही ढूंढूंगा, तेरी शादी मैं ही कराऊंगा। अरे मैडम जी, लेकिन कब कराएंगे संजू भाई आपकी शादी? आप तो बूढ़ी हो गई हो, 50+ ईयर्स आपकी एज हो गई है, तो कौन सी एज में संजू भाई आपकी शादी कराएंगे वो तो बताओ। अमीषा का कहना यह है कि संजू मेरे बड़े भाई की तरह है, तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि मैं कहां जा रही हूं, कहां रह रही हूं। बताइए जी, जिस लड़की का अपने सगे माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, अपने सगे भाई से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए संजू भाई है और वो संजू को सब कुछ बताती है। अरे मैडम जी, कुछ कम ड्रामा किया करो। आपका ड्रामा कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जो लिमिट के बाहर होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब कभी ये विक्रम भट्ट के साथ लिविंग में रहा करती थी, उस वक्त इस लड़की ने अपने माँ बाप पर ही केस कर दिया था और तब से लेके आज तक इसकी अपने माँ बाप और भाई के साथ बोलचाल नहीं है। पिछले कई सालों से ये अपने मैनेजर के घर में रहा करती है और उसी घर में इसके मैनेजर की वाइफ भी रहा करती है, यानी कि 3 उम्मीद करता हूं कि इस मैडम ने संजू को बताया होगा कि मैं अपने मैनेजर के घर में पिछले कई सालों से रह रही हूं। दोस्तों, बुढ़ऊ की फिल्म सिकंदर जल्दी रिलीज होने वाली है और बड़े ही जोर शोर से बहस चालू है कि ये फिल्म तमिल फिल्म सरकार की रीमेक है। लेकिन जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि ये फिल्म सरकार की रीमेक नहीं है, ये फिल्म ओरिजिनल फिल्म है। अब
मुद्दे की बात यह है कि इस फिल्म के बनाने वालों को ये ऑफिशियली क्यों कहना पड़ा कि ये फिल्म रीमेक नहीं है, ये फिल्म एक ओरिजिनल फिल्म है। एक्चुअली बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां वक्त बदलता रहता है। एक वक्त वो भी था जब फिल्म मेकर्स ऑफिशियली ये कहा करते थे कि हमारी फिल्म इस फिल्म की रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है, क्योंकि उस वक्त किसी भी साउथ फिल्म का रीमेक बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसा माना जाता था कि भाई साउथ में ये फिल्म हिट है तो हिंदी में भी ये फिल्म हिट ही होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बॉलीवुड में हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, अब वक्त बदल चुका है। पिछले 5 साल में जितनी भी रीमेक फिल्में बनी हैं वो सब की सब फ्लॉप हो गई है। यही वजह है कि आज कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी फिल्म रीमेक है। अगर उसकी फिल्म रीमेक भी है तो भी वो छुपाना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि निर्माता निर्देशक करण जौहर का अपना नाम है और अगर उसका नाम किसी फिल्म पर आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब सुशांत सिंह की डेथ हो गई थी उसके कुछ दिन के बाद करण जौहर की एक फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म से करण जौहर का नाम हटा दिया गया था, क्योंकि उस वक्त यह माना जा रहा था कि अगर फिल्म पर करण जौहर का नाम होगा तो पब्लिक इस फिल्म को नहीं देखेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वक्त बदलता रहता है और आज के वक्त में सिकंदर बनाने वाले ये नहीं बताना चाहते कि उनकी फिल्म किस फिल्म का रीमेक है। लेकिन जबकि इस फिल्म को बनाने वाले खुद ही कह रहे हैं कि उनकी फिल्म ओरिजिनल है, उनकी फिल्म रीमेक नहीं है, तो सबको मान लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये फिल्म विजय की तमिल फिल्म सरकार का ही रीमेक है। अब बिना प्रूफ के किसी फिल्म को यह कहना कि भाई ये उस फिल्म की रीमेक है या नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों फिल्मों में क्या समानता है। क्या वाकई ही कुछ ऐसे प्रूफ हैं जिससे यह साबित होता है कि सिकंदर फिल्म सरकार का ही रीमेक है। एक्चुअली जो विजय की तमिल फिल्म थी सरकार, उसमें हीरो करप्शन के खिलाफ लड़ता है और जो सिकंदर फिल्म है उसमें भी हीरो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। तो दोनों ही फिल्में करप्शन पर आधारित हैं और दोनों ही फिल्मों का एक ही डायरेक्टर है, AR मुरुगदास। लेकिन अगर दोनों ही फिल्मों की कहानी करप्शन पर आधारित है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई दोनों फिल्मों की कहानी एक ही है। करप्शन पर बहुत सारी फिल्में बन सकती है। तो अगर मुरुगदास साहब ने करप्शन पर दूसरी फिल्म बनाई है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है, वो ये कि जो फिल्म सरकार थी एक्चुअली वो फ्लॉप फिल्म थी। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जब मुरुगदास ने एक फिल्म करप्शन पर फ्लॉप बनाई थी तो अब वो दूसरी फिल्म करप्शन पर क्यों बना रहा है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैं इसको कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं मानता और इससे मैं नहीं मान लूंगा कि सरकार की रीमेक है सिकंदर। अब इस फिल्म की बाकी चीजों पर आते हैं। मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में जो क्रिटिक्स हैं 100% उनको किसी को भी यह नहीं पता कि फिल्म कैसे बनती है, फिल्म के बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो अब इस फिल्म को बनाने के प्रोसीजर पर आ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों फिल्मों में क्या समानता है। पहले किसी भी फिल्म की एक कहानी लिखी जाती है जो तकरीबन 1 पेज की होती है। ये 1 पेज की कहानी फिल्म सरकार की भी मुरुगदास ने ही लिखी है और सिकंदर की भी मुरुगदास ने ही लिखी है। इसका मतलब यह हुआ कि मुरुगदास डायरेक्टर तो है ही, लेकिन राइटर भी बहुत कमाल का है, बहुत बड़ा राइटर है। उसके दिमाग में फौरन ही एक नई कहानी आ जाती है और बस ऐसी ही कोई कहानी सिकंदर की आई होगी। लेकिन यहां एक कैच है, जो फिल्म सरकार की कहानी थी वो ऐसी थी कि उसमें एक हीरो था विजय और 2 हीरोइंस थी, कीर्ति और वरालक्ष्मी। और जो फिल्म सिकंदर की कहानी है वो भी वैसी ही है, जिसमें एक हीरो है और 2 हीरोइंस है, रश्मिका और काजल। तो सरकार की कहानी भी 3 कैरेक्टर की कहानी थी और सिकंदर की कहानी भी 3 ही कैरेक्टर की कहानी है। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार की कहानी भी करप्शन पर आधारित है और सिकंदर की कहानी भी करप्शन पर आधारित है। तो ये जो 1 पेज की कहानी होती है, इसके बाद फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा जाना शुरू होता है, यानी कि पटकथा, और उसमें जितने भी सीन होते हैं उनकी डिटेल्स होती है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें डायलॉग्स नहीं होते बल्कि डिटेल्स होती है कि भाई अगर एक सीन है उसमें हीरो कहां से एंटर होगा, वो हीरोइन को कहां से पकड़ेगा, वो हीरोइन को थप्पड़ मारेगा या धक्का देगा। कहने का मतलब यह है कि एक सीन में क्या क्या होने वाला है ये डिटेल होती है। तो जो फिल्म सरकार का स्क्रीन प्ले है वो भी AR मुरुगदास ने ही लिखा है और जो सिकंदर
सिकंदर का स्क्रीन प्ले है वो भी AR मुर्गादास ने ही लिखा है। इसका मतलब यह है कि मुर्गादास एक बहुत बड़ा राइटर है भाई साहब, बहुत बड़ा, इतना बड़ा राइटर है कि कहानी भी वो खुद लिखता है और स्क्रीन प्ले भी खुद लिखता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में किसी भी फिल्म का स्क्रीन प्ले कई राइटर्स लिखते हैं। कई फिल्मों में तो आप देखेंगे कि स्क्रीन प्ले में 8-10 राइटर्स का नाम होता है, लेकिन यहां कमाल की बात यह है कि सरकार का स्क्रीन प्ले और सिकंदर का स्क्रीन प्ले मुर्गादास ने अकेले ही लिखा है। तो अब स्क्रीन प्ले के आगे चलते हैं। जब किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिर 2-3 राइटर्स को दिया जाता है डायलॉग्स लिखने के लिए। 2-3 राइटर्स को आज की तारीख में इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई अगर 2-3 राइटर्स लिख करके लाएंगे तो कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी। जैसे कि एक सीन है, उस एक सीन के डायलॉग्स 3 राइटर्स ने लिखे हैं, तो एक राइटर ने एक लाइन अच्छी लिखी है, दूसरे राइटर ने दूसरी लाइन अच्छी लिखी है, तीसरे राइटर ने तीसरी लाइन अच्छी लिखी है। तो जो 3 लाइनें बढ़िया लिखी गई हैं उनको एक सीन में डाल दिया जाएगा और उसकी वजह से उस सीन के डायलॉग्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और कभी कभी शूटिंग के टाइम पर भी कुछ चेंज किया जाता है, यानी कि कोई लाइन ऐड कर दी जाती है या कोई लाइन कट कर दी जाती है। तो जो तमिल फिल्म सरकार है उसके डायलॉग्स भी मुर्गादास ने खुद लिखे थे, लेकिन सिकंदर के डायलॉग्स मुर्गादास ने नहीं लिखे। उसकी वजह यह है कि सिकंदर फिल्म हिंदी ऑडियंस के लिए बन रही है और मुर्गादास को इतनी हिंदी आती नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको नहीं पता कि किसी सीन के क्या डायलॉग्स होने चाहिए। यही वजह है कि सिकंदर फिल्म के डायलॉग्स 3 राइटर्स ने लिखे हैं। रजत अरोरा जो साजिद नडियाडवाला की तकरीबन हर फिल्म में इन्वॉल्व होता है, हुसैन दलाल और अब्बास दलाल। तो जहां फिल्म सरकार के डायलॉग्स मुर्गादास ने खुद लिखे थे वहां सिकंदर के डायलॉग्स किसी और ने लिखे हैं, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले मुर्गादास का ही है दोनों फिल्मों में। तो अब यहां तक दोनों फिल्मों में समानता क्या है? पहली ये कि दोनों ही फिल्मों की जो कहानी है वो करप्शन पर आधारित है, दोनों ही फिल्मों की कहानी मुर्गादास ने खुद लिखी है, दोनों ही फिल्मों का स्क्रीन प्ले मुर्गादास ने खुद लिखा है, दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन मुर्गादास ने खुद किया है और दोनों ही फिल्मों की ऐसी कहानी है जिसमें एक हीरो है, 2 हीरोइन है। लेकिन इतनी सारी समानताओं के बाद भी मैं 100% ये नहीं कह सकता कि वाकई ही सिकंदर सरकार की रीमेक है, तो कुछ और सबूत ढूंढने पड़ेंगे। बॉलीवुड में एक कंपनी है गोल्ड माइंस, ये कंपनी साउथ फिल्मों के राइट्स लेती है उनको हिंदी में डब करके दिखाने के लिए। फिल्म सरकार के राइट्स भी इसी गोल्ड माइन के पास थे। फिल्म सरकार के OTT राइट्स बिके थे नेटफ्लिक्स को और नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को रिलीज किया था, लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा लिया गया है। अब सवाल यह है कि भाई इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से क्यों हटाया गया है? क्या नेटफ्लिक्स वाले तमिल के सुपरस्टार विजय से नफरत करने लगे हैं? अगर नफरत करने लगे हैं तो उनको विजय की सभी फिल्मों को हटा देना चाहिए, या फिर नेटफ्लिक्स को बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार ने कहा है कि भाई इस फिल्म को हटा लो। शायद हो सकता है अमिताभ बच्चन साहब ने नेटफ्लिक्स को कहा हो कि भाई विजय की ये फिल्म हटा दो, इसको और मत दिखाओ, या हो सकता है कि बॉलीवुड वालों ने सभी ने मिलकर नेटफ्लिक्स को कहा हो कि भाई इस फिल्म को हटा दो, इस फिल्म को और मत दिखाओ, या हो सकता है कि भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स से कहा हो कि भाई इस फिल्म को हटा दो, विजय की इस फिल्म को अभी आप और मत दिखाओ। कहने का मतलब यह है अगर इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा लिया गया है तो दाल में कुछ काला है। जो सिकंदर के बनाने वाले हैं उन्होंने इस फिल्म को हटवाया है। वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी फिल्म इसी फिल्म की रीमेक है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस फिल्म को लोग और देखें। जो गोल्ड माइंस का ओनर है मनीष, पूरा बॉलीवुड जानता है कि वो किसी भी फिल्म को तब तक नहीं हटाता जब तक उसको 10 से 15 करोड़ रुपए ना मिले। तो अब सवाल इस बात का है कि अगर मनीष ने गोल्ड माइन के YouTube चैनल से इस फिल्म को उतार दिया है तो क्यों उतारा है? उसको 10 से 15 करोड़ रुपए किसने दिए हैं? हो सकता है एक दिन अमिताभ बच्चन साहब को सपना आया हो कि यार विजय की एक फिल्म गोल्ड माइंस पर है, उसको हटवाना है और 10-15 करोड़ रुपए मैं दे देता हूं, तो बच्चन साहब ने दे दिए हो। या हो सकता है कि शाहरुख खान साहब को ऐसा लगा हो कि यार विजय की फिल्म क्यों है गोल्ड माइंस पर, तो शाहरुख खान साहब ने मनीष को 10-15 करोड़ रुपए दे दिए हो और कहा हो कि यार इस फिल्म को हटा दे, उतार दे। या हो सकता है कि भारत सरकार को ऐसा लगा हो कि यार ये गोल्ड माइंस के चैनल पे विजय की फिल्म क्यों दिखाई जा रही है, इसको उतरवाओ, और सरकार ने मनीष को पैसे दे दिए हो कि भाई इस फिल्म को उतार दे। कहने का
मतलब यह है कि किसी ने मनीष को 10-15 करोड़ रुपए दिए होंगे, तभी उसने इस फिल्म को अपने चैनल से हटाया है। बिना पैसे लिए वो नहीं हटाएगा। तो ये पैसे उसको किसने दिए होंगे? ये पैसे कोई और क्यों देगा सिवाय सिकंदर के बनाने वालों के। तो अगर फिल्म सिकंदर के बनाने वालों ने मनीष को 10-15 करोड़ रुपए देके उस फिल्म को हटवाया है, तो क्यों हटवाया है? चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे भाई, जब आपकी फिल्म का उस फिल्म से कोई लेना देना है ही नहीं, आपकी फिल्म ओरिजिनल फिल्म है, तो आपको उस फिल्म को क्यों हटवाना पड़ रहा है? आपको उस फिल्म को नेटफ्लिक्स से क्यों हटवाना पड़ा है? इस फिल्म को नेटफ्लिक्स और गोल्ड माइन से ही नहीं हटाया गया, बल्कि और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर यह फिल्म अवेलेबल थी, वहां से भी सब जगह से इस फिल्म को हटा दिया गया है। तो यह जानने के बाद कि किसी ने 20-25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं फिल्म सरकार को सब जगह से हटवाने के लिए, यह 100% कंफर्म हो जाता है कि फिल्म सिकंदर इसी फिल्म का रीमेक है। क्योंकि इससे पहले जो सबूत मैं आपको दे चुका हूं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हां, ये फिल्म सरकार का ही रीमेक है। मेरी बात कुछ उन लोगों से भी हुई है जो इस फिल्म से कनेक्टेड लोग हैं। उनका कहना यह है कि भाई साहब, जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस फिल्म में बहुत कुछ अलग है। लेकिन मैं ये कब कह रहा हूं कि दोनों फिल्में फ्रेम टू फ्रेम हैं? मैं ये कब कह रहा हूं कि सिकंदर सरकार की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है? अगर आप इसी डायरेक्टर मुर्गा दास की फिल्म गजनी देखेंगे, जो एक ऑफिशियल रीमेक थी साउथ फिल्म की, तो बहुत ही अलग थी साउथ फिल्म से। वो साउथ की फिल्म में बहुत कुछ अलग था, हिंदी फिल्म में बहुत कुछ अलग था। अगर आप रोहित शेट्टी की फिल्म देखेंगे सिम्बा, वो भी एक ऑफिशियल रीमेक थी, लेकिन हिंदी फिल्म में बहुत कुछ अलग था साउथ की फिल्म से। अगर आप फिल्म कबीर सिंह देखेंगे, वो भी एक साउथ की ऑफिशियल रीमेक थी, लेकिन उसमें भी साउथ फिल्म से बहुत कुछ अलग था। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुर्गा दास ने सरकार को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके सिकंदर बनाई है। जाहिर सी बात है, वो एक तमिल फिल्म थी जो तमिल ऑडियंस के लिए थी, और सिकंदर एक हिंदी फिल्म है जो हिंदी ऑडियंस के लिए बनाई गई है। तो सिकंदर में बहुत सारे चेंज किए गए होंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म में चेंज नहीं किए गए होंगे, लेकिन जो बेसिक कहानी है वो सरकार की ही कहानी है। इस फिल्म का जो ढांचा है वो वही है जो सरकार फिल्म का है। उसी ढांचे पर बिल्डिंग बनाई गई है, थोड़ी बहुत तब्दीली करके, जो हमेशा ही जब किसी साउथ फिल्म को हिंदी में बनाया जाता है तो की जाती है। कभी वो तब्दीली सही हो जाती है, कभी वो तब्दीली कुछ गलत हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के बनाने वाले एक बार कहें, 1000 बार कहें या 1 लाख बार कहें कि यह फिल्म सरकार की रीमेक नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि यह फिल्म सरकार की ही रीमेक है। और मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि सरकार फिल्म एक फ्लॉप फिल्म थी। उस फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिन के बाद ही रजनीकांत अक्षय कुमार की फिल्म आ गई थी 2.0। मैंने 2.0 देखी थी, लेकिन सरकार नहीं देखी थी। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा था जो तमिल फिल्में देखते हैं, क्योंकि यह एक फ्लॉप फिल्म थी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी फर्क पड़ता है अगर इस फिल्म को रीमेक करके सिकंदर बनाई गई है, क्योंकि जब जनता ने सरकार फिल्म को देखा ही नहीं है, तो अगर उसी की कहानी पे सिकंदर बनी है, तो जो इस फिल्म को देखने वाले हैं उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिछले 5 साल से जितनी भी फिल्में रीमेक बनी है वो चली नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिल्म सिकंदर चलेगी या नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी के साथ यह फिल्म डिसास्टर होगी। इस साल का आईफा जयपुर में हो रहा है, और इस आईफा में बॉलीवुड से कोई भी बड़ा स्टार नहीं गया है। अमिताभ बच्चन साहब नहीं गए, सल्लू नहीं गया, आमिर खान नहीं गया, अक्षय कुमार नहीं गया, अजय देवगन नहीं गया, ऋतिक रोशन नहीं गया, जॉन अब्राहम नहीं गया। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड का कोई भी बड़ा स्टार नहीं गया, ना ही कोई बड़ी हीरोइन गई। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई फिर इस आईफा में कौन गया है? कुछ इन्फ्लुएंसर्स गए हैं, कुछ टीवी इंडस्ट्री के लोग गए हैं, और बॉलीवुड के कुछ फ्लॉप एक्टर्स गए हैं जैसे कि शाहिद कपूर, और कुछ फ्लॉप एक्ट्रेस भी वहां गई है जैसे कि करीना कपूर। आप सबको याद ही होगा कि जब कभी फिल्म आई थी जब वी मेट, उस वक्त शाहिद कपूर और करीना कपूर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। उसके बाद ब्रेकअप हो गया था, दोनों ने अलग अलग लोगों से शादी कर ली थी। तो अब इतने सालों के बाद जब ये दोनों स्टेज पर साथ में थे तो दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया, दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बातें भी की, और दुनिया को पूरा चांस दिया बातें बनाने का।
अब ये सब देखकर कोई कह रहा है कि शाहिद का डिवोर्स हो जाएगा, कोई कह रहा है कि करीना का डिवोर्स हो जाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जितने मुंह उतनी बात, बात खत्म। लेकिन कमाल यह है कि राजस्थान की सरकार ने टैक्स पेयर्स का 100 करोड़ रुपया इस इवेंट पर खर्च किया है। सरकार ने उन लोगों को 100 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है जो आईफा के प्रमोटर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई भी बड़ा स्टार नहीं जा रहा है, एक सिर्फ शाहरुख खान जा रहा है। शाहरुख खान को भी प्रमोटर्स ने बुलाया क्योंकि उनको लगा होगा कि अगर भाई शाहरुख खान भी नहीं आएगा तो फिर सरकार ये 100 करोड़ का पेमेंट क्यों करेगी, और शाहरुख खान फ्री तो जाएगा नहीं। तो चलो मान लिया कि प्रमोटर्स ने शाहरुख खान को 10 करोड़ रुपए दिए होंगे, 5 करोड़ रुपए और ऊपर से खर्च हो गए होंगे, 15 करोड़ खर्चा हो गया, बचे कितने 85 करोड़। यानी कि जो आईफा के करने वाले हैं उनको 85 सीआर का प्रॉफिट हो गया है घर बैठे बिठाए। अब मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि राजस्थान की सरकार को 100 करोड़ रुपए इस इवेंट पे उड़ाने की जरूरत क्या थी, टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह से बर्बाद करने की जरूरत क्या थी। जो लोग भी आईफा में गए हैं, अगर राजस्थान सरकार उनको खुद ही बुला लेती, 3 दिन के लिए बुलाती, 1 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए, तो भी राजस्थान सरकार का ज्यादा से ज्यादा 25-30 करोड़ रुपए खर्च होता और 3 दिन तक ये सभी लोग वहां नाचते, डांस करते और राजस्थान का प्रमोशन करते। तो फिर राजस्थान सरकार ने आईफा बनाने वालों को 100 करोड़ रुपए क्यों बांटा? मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस पर एतराज जरूर करेंगी, वो सरकार से जरूर पूछेंगी कि भाई आपने ये 100 करोड़ रुपए की बर्बादी क्यों की है। नंगी पुंगी बेशरम अपूर्वा को तो आप सभी जानते हैं, वही लड़की जो समय रैना के शो में बैठकर ये कह रही थी कि इसको वो लड़का चाहिए जिसका 6 इंच का हो। Dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So it didn't really bother me for the longest time. ये भी मैं आपको अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि लड़की डेटिंग ऐप से कैसे लड़कों को उठाती है, चूज करती है। अब इस लड़के का एक और वीडियो आया है, जरा देख लीजिए, देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की किस तरह की लड़की है। Like I'm just so happy. पर जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है इसकी, तो मैं डर डर के खुश होती हूँ कि भाई हो जाओ ना खुश, छीन तो नहीं लेगा कोई खुशी मेरे से। देख लिया आपने कितनी तमीज वाली लड़की है। और भाई साहब ये वो लड़की है जो अपनी माँ को भी गालियां देती है, अपने बाप को भी गालियां देती है। इसका बाप मर गया, इसके बावजूद भी ये अपने बाप की इज्जत नहीं करती। बताइए ऐसी औलाद का क्या फायदा? ऐसी औलाद के होने से अच्छा है कि ना हो। फिल्म छावा रिलीज हो चुकी है, हिट हो चुकी है और इस फिल्म को लेकर पूरे देश में कंट्रोवर्सी है। जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म का डायरेक्टर खुद ही कह चुका है कि इस फिल्म की कहानी रियल कहानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कशन इस फिल्म के बारे में हो ही रहा है। अब लोग खोद कर निकाल रहे हैं कि जो देश के साहित्यकार हैं उन्होंने मराठों के बारे में क्या कहा था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक साहित्यकार थी राजस्थान से, जिनका स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने क्या कहा था जरा सुन लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। और मराठा अतरा लूट खसोट करता अतरा हमला किया कि मेवाड़ ने नुकसान मुगलों ने भी सैकड़ा वर्ष तक लड़ता रहा, जिको ज्यादा नुकसान मराठा किया। गांव ने लूटना हर तरह करना, मेवाड़ ने कमजोर अगर जर्जर की दी तो यहाँ मराठा की दी। क्यों भाई सही बात है, छाना तक छिपाई देता, छाना तक छिपाई देता। लोग और छोटी चीज तो छोड़ते ही नहीं, मतलब छाना ये भी छिपा देता कि ले जाएगा कटे। और बेचारा किसान और आम जनता इतनी तंग वेगी कि रात ने खेत तो आता तो चढ़ा सर लाभ घरे लाइन आता, बटे खेत तक पे नहीं छोड़ सकता। छाना तक छिपाए दे जो नहीं छोड़े मराठा बिल्कुल अराजकता से लोगों फैलाई। कुमारी जी ने अपने इस वीडियो में वही कहा था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, सुनी सुनाई बात नहीं की थी। जो उनका खुद का एक्सपीरियंस था उसी पर उन्होंने ये बात कही थी। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कुमारी जी ये बात कह रही है और अपने एक्सपीरियंस से कह रही है तो वो सच ही बोल रही होंगी, झूठ क्यों बोलेंगी। समय रैना के शो पे रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कहा था ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद पूरे देश में इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक एफआईआर आसाम में भी हुई थी। जब रणवीर इलाहाबादिया 2 दिन पहले आसाम की पुलिस के सामने गया तो उसको वहां अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि उसको जेल में डाल दिया गया या हवालात में डाल दिया गया। एक ही बात है, जेल और हवालात में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि मैं रणवीर इलाहाबादिया का सपोर्टर नहीं हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन मैं जरूर पूछ
पूछना चाहूंगा कि देश में ऐसे सैकड़ों राजनेता हैं जिनके ऊपर 50, 100, 150, 200 एफआईआर हैं और उन एफआईआर पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये देश का कानून किस तरह का कानून है जहां किसी राजनेता पर 100 एफआईआर हो, 150 हो, 200 हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर एक आम आदमी पर एक एफआईआर हो जाए तो जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब तक पुलिस चैन से नहीं बैठती। अगर किसी शो में कुछ कहने के लिए इलाहाबादिया पर एफआईआर हुई और उसको अरेस्ट कर लिया गया तो फिर जो राजनेता हैं उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? ये कैसा सिस्टम है जहां पुलिस राजनेताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, जहां पुलिस की औकात नहीं है कि राजनेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके, जहां राजनेताओं को देखकर पुलिस वाले डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, उन पर एक्शन की तो बहुत दूर की बात है, उनसे यह भी नहीं कह सकते कि आपके ऊपर एफआईआर है। यह सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी देश की जनता गुलाम है। कभी ये जनता मुगलों की गुलाम हुआ करती थी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलाम हुआ करती थी और आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इन नेताओं की गुलाम है। क्योंकि अगर गुलाम नहीं है, सब बराबर है, तो सबके लिए कानून भी बराबर होना चाहिए। अगर एक आम आदमी पर कार्रवाई होती है तो राजनेता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार है पवन कल्याण जी, अब वो राजनेता भी बन गए हैं, उनकी पार्टी वहां सरकार भी चला रही है। कुछ दिनों पहले पवन कल्याण जी कुंभ में स्नान करने भी गए थे। जब वापसी आए हैदराबाद तो बीमार हो गए थे, लेकिन अब 2 दिन पहले वो एक अफ्तार पार्टी में गए थे और उस अफ्तार पार्टी में बाकायदा टोपी पहनकर बैठे हुए थे और वहां इफ्तार पार्टी में पवन जी ने खूब मटन चिकन दबाकर खाया, मतलब फुल खाया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो पवन जी ने किया वो गलत किया, मटन खाना गलत है या चिकन खाना गलत है या सब्जी खाना गलत है, मैं इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिन रात पवन कल्याण जी हिंदू मुस्लिम किया करते हैं, तो जब वो हिंदू मुस्लिम किया करते हैं तो फिर अफ्तार पार्टी में क्यों गए, वहां मटन चिकन क्यों खाया? ये तो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूं कि बॉलीवुड में जितने भी क्रिटिक्स हैं वो सब समोसा क्रिटिक्स हैं। जब ये लोग किसी फिल्म को प्रेस शो में देखने जाते हैं तो वहां इनको एक एनवलप मिलता है, उस एनवलप में कुछ पैसे होते हैं, उनके हिसाब से ही ये उस फिल्म का रिव्यू किया करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि भाई कोई प्रूफ तो दो, ऐसे ही क्यों कहते रहते हो? तो अब जरा प्रूफ देख लीजिए, ये लिस्ट देख लीजिए। ये लिस्ट वो है जो एक पीआरओ ने एक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए बनाई थी, यानी कि ये बजट बना के उस पीआरओ ने प्रोड्यूसर को दिया था और हर फिल्म का पीआरओ यही किया करता है, वो एक लिस्ट बनाता है, एक बजट बनाता है और वो लिस्ट प्रोड्यूसर को देता है और उससे कहता है कि आपको ये इतने पैसे देने पड़ेंगे इन क्रिटिक्स के लिए, तब ये लोग आपकी फिल्म के बारे में अच्छा कहेंगे, तब ये लोग आपकी फिल्म को 4-5 स्टार देंगे और तब जाकर आपकी फिल्म हिट होगी। क्योंकि जब ये 4-5 स्टार दे देंगे तो फिर पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेचकर आपकी फिल्म को देखने जाएगी। और आप यकीन कीजिए कि इन क्रिटिक्स के कहने से इनके घर वाले भी किसी फिल्म को नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस बात का सबूत है कि पीआरओ और क्रिटिक्स मिलकर किसी प्रोड्यूसर को किस तरह लूटा करते हैं, किसी प्रोड्यूसर को किस तरह सड़क पर लाया करते हैं। और ये जो 4-5 स्टार देते हैं, ये क्यों देते हैं? एक्चुअली ये पैसे लेकर देते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई है। जो फिल्म छावा है उसकी कहानी है संभाजी महाराज की, और संभाजी महाराज के बारे में किसने क्या कहा था ये अब दुनिया के सामने आ रहा है। वीर सावरकर ने संभाजी के बारे में क्या कहा था, जरा पढ़ लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र को शराबी, अय्याश और निकम्मा बुलाने वाले विचारक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर और माधव सदाशिवराव गोलवालकर, जो हिंदुत्व विचारधारा के सबसे बड़े नाम हैं। अपनी किताब हिंदू पदपादशाही में सावरकर लिखते हैं, इन एडिशन टू दिस इनकैपेसिटी टू लीड, संभाजी हैड अ बैड टेम्पर, excessive indulgence in drinking and debauchery। अब अगर मराठा इतिहास के इतने फेमस लोगों ने संभाजी के बारे में ये कहा था तो ये सच ही होगा। झूठ क्यों बोलेंगे वो लोग? हो सकता है झूठ बोल रहे हो, मुझे तो पता नहीं, जैसे मैंने कहा मैं तो उस वक्त में था नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी उनको। मीठा, टकला, उबले हुए अंडे जैसा दिखने वाला अनुपम खेर कोई ना कोई फिल्म करता ही रहता है, ये नए नए निर्माताओं को फंसाता रहता है, सीडी ग्रेड फिल्में करता रहता है। तो कुछ दिनों पहले इसकी एक फिल्म का फंक्शन था और उसमें
इसने महेश भट्ट को भी बुलाया था। मैं आपको बता दूं कि वो महेश भट्ट साहब ही हैं जिन्होंने इस टकले को फिल्मों में चांस दिया था, इस टकले को फिल्मों में लॉन्च किया था। वो महेश भट्ट ही है जिसकी वजह से ये टकला आज मुंबई में है, ये टकला एक्टर है, जो कुछ भी है ये महेश भट्ट की वजह से ही है। तो जब इसने भट्ट साहब को बुलाया, भट्ट साहब वहां आ गए, कुछ देर तक भट्ट साहब वहां रुके, कुछ देर के बाद इसने भट्ट साहब से खुद ही कहा कि अब आप यहां से चले जाइए। और जैसे ही इसने भट्ट साहब से कहा, भट्ट साहब फौरन ही स्टेज से उतरकर चले गए। अब जनता ये पूछ रही है कि अनुपम खेर ने ऐसा क्यों किया, महेश भट्ट को वहां से जाने के लिए क्यों कहा, क्या वजह रही होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आप लोग बॉलीवुड को जानते नहीं हो। एक्चुअली हकीकत यह है कि बॉलीवुड में हर कोई अपने आप को दूसरे से ज्यादा फेमस मानता है, दूसरे से ज्यादा वैल्यूएबल मानता है। हकीकत यह भी है कि बॉलीवुड में कोई भी चांस नहीं छोड़ता पब्लिसिटी का, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी उसी को मिले। तो जैसे कि मैंने कहा कि उबले हुए अंडे की एक सी ग्रेड फिल्म रिलीज होने वाली है, उसी का ये फंक्शन था और उसी में भट्ट साहब आए थे। जरा वीडियो देख लीजिए पहले आप। कहाँ जा रहे हैं? मुझे बोलना क्या है? अरे अच्छा, मैं चला। और जब वहां भट्ट साहब थे तो जाहिर सी बात है अनुपम खेर को कोई भी माइलेज मिल नहीं रही थी, अनुपम खेर को कोई भी पब्लिसिटी मिल नहीं रही थी, क्योंकि वहां जितने भी फोटोग्राफर्स थे, पत्रकार थे, वो यही कह रहे थे भट्ट साहब ये बताइए, भट्ट साहब वो बताइए, भट्ट साहब यहां खड़े हो जाइए, भट्ट साहब आप यहां आ जाइए। तो जब टकले अनुपम खेर ने ये देखा कि सारी पब्लिसिटी तो भट्ट साहब को मिल रही है, उसको तो मिल ही नहीं रही है, तो वो परेशान हो गया और उसने बेहतर यही समझा कि अगर मैं भट्ट साहब को यहां से भेज देता हूं तो फिर यहां सबसे बड़ा स्टार मैं बच जाता हूं, फिर सारी पब्लिसिटी मुझे मिलेगी, फोटोग्राफर्स मुझे शूट करेंगे, पत्रकार मुझसे सवाल पूछेंगे। तो बस इसी वजह से उबले हुए अंडे ने भट्ट साहब से कहा कि अब आप यहां से चले जाइए, आपने जो करना था वो कर दिया। भट्ट साहब वहां से चले गए और उसके बाद जो भी कुछ थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिलनी थी वो इसको मिल गई। ये फिर से इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है। ये वो जगह है जहां हर आदमी मतलब का है, ये वो जगह है जहां हर आदमी चढ़ते सूरज को सलाम करता है, डूबते सूरज को यहां कोई सलाम नहीं करता। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।